Hello everyone, welcome back to HM Chemistry channel. Today in this class we are going to take another set of questions that is from previous year questions of chemistry master cadre exam as well as lecturer master cadre exam. बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रखी थी कि मैम पूरे यूट्यूब में इसके सॉल्यूशंस नहीं है पेपर्स के, तो प्लीज आप करवा दीजिए एक बार. सो from today onwards we are going to take the questions of previous year banks for chemistry. Okay, so before starting the video I just want to tell you कि अगर आप लोगों ने बेल आइकन को सब्सक्राइब नहीं किया, डाला नहीं है, प्रेस नहीं किया, तो प्लीज इसको प्रेस कर लीजिए सो दैट अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. और अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल भाई सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दीजिए प्लीज. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज रिड्यूसिंग बोथ टोलन रिएजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन इज. ऐसा सोल्यूशन जो हमारे पास दोनों को रिड्यूस कर रहा है उसको क्या बोलेंगे. देखिए हमारे पास ये तो आपको श्योर है कि टोलन रिएजेंट की बात की जाए, फेलिंग रिएजेंट की बात की जाए तो कौन उनके साथ रिएक्ट करता है, एल्डिहाइड. ठीक है, बट कीटोन यहाँ पे रिएक्ट नहीं करते हैं. अगर कीटोन रिएक्ट नहीं करते तो बी और डी ऑप्शन तो जीरो कट गया. सो व्हाट इज लेफ्ट, ए और सी पॉइंट. ए का स्ट्रक्चर देखिए पहले, ए का स्ट्रक्चर हमारे पास ये स्ट्रक्चर है और जो बी है वो हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर सीधा CHO अटैच है. जब भी इसने टॉलन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करना है तो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होने जरूरी है. वो क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन पे जिसको अल्फा कार्बन बोलते हैं उसके हाइड्रोजन होने जरूरी है. जैसे यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके ऊपर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नॉट प्रेजेंट, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन. Which product is formed when diethyl ether is heated with concentrated HI. जब भी हम डाइइथाइल ईथर को, क्या फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, जब हम डाइइथाइल ईथर को कंसंट्रेटेड HI के साथ रिएक्ट करते हैं, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट ब्रेक्स द बॉन्ड बिटवीन द टू साइड्स ऑफ द ऑक्सीजन. तो हमारे पास इथाइल आयोडाइड जो है वो करेक्ट ऑप्शन आता है. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट मेथड हमारे पास दिया गया है और उसमें से हमसे ये क्या पूछ रहा है कि हम अगर इसकी बात करें ईथर फॉर्मेशन की, तो आप सभी को पता है कि एक ही मेथड हमारा फेमस है जिसको हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस कहते हैं. बट विलियम ईथर सिंथेसिस में हमारे पास क्या क्या चीजें होनी जरूरी हैं. एक तो हमारे पास हो अल्काइल हैलाइड और सेकंड हमें चाहिए क्या, अल्कोक्साइड आयन. अल्कोक्साइड आयन फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास मिथोक्साइड आयन है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इथोक्साइड आयन है, ये चीज हमें चाहिए. और ये कैसी बनती है, सपोज करिए मैं C2H5OH ले लूं, सोडियम के साथ रिएक्ट करे, ये एसिडिक होता है, ये निकल जाएगा, बट वी आर गेटिंग C2H5ONA, जिसको ये लोग ऐसे लिख देते हैं, Na नहीं भी शो करते, तो ये इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा. तो इसका मतलब या तो मुझे एक तो अल्काइल हैलाइड चाहिए. यहाँ तो हमारे पास कौन कौन से अल्काइल हैलाइड है वो देख लीजिए, सभी में अल्काइल हैलाइड है. सेकंड चीज है हमारे पास अल्कोक्साइड आयन हो. ओके, अब यहाँ पे या तो अकेली अल्कोहल है, ये अकेला अल्कोहल है, अकेला अल्कोहल अगर होगा तो रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि सोडियम चाहिए साथ में. तो ए ऑप्शन भी गया और बी डी ऑप्शन भी गया, ये तो कट कर दीजिए, दिस इज नॉट करेक्ट. अब बचा क्या हमारे पास, ए और बी ऑप्शन. अब आप खुद से चेक करिए, जो हमारा पास ऑप्शन नंबर जो सी है उसमें हमारे पास CHO नेगेटिव दिया है जो कि गलत है, ये तो हो नहीं सकता, काटा मारो इसको भी. अब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्योंकि उसमें हमारे पास एक मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड का है और दूसरा मॉलिक्यूल मेरे पास CH3O नेगेटिव का है, जो कायदे से इस चीज में होने चाहिए विलियमसन में. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल बी यूजफुल इन डिस्टिंग्विशिंग द टू अमीन्स. 2 अमीन्स हमें दिए गए हैं जिसका वो डिफरेंशिएशन पूछ रहा है. तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन लिखते हैं, आ जाइए. ये एनिलीन था, 4th पोजीशन पे CH3 लग गया है.
जब हम इसको HONO के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? यहाँ मैं इसको Me से रिप्रेजेंट कर दूंगी, यहाँ N2Cl बनता है। उसके बाद जब ये हमारे पास HONO के साथ रिएक्ट करके अल्फा नेप्थोल पे जाएगा, तो अल्फा नेप्थोल से रिएक्ट करने के बाद वी आर गेटिंग अ डाई। क्या डाई बनेगी? इस तरीके की बना लीजिए, इस तरीके की हमारे पास डाई बन जाएगी। और यहाँ क्या लग जाएगा? बेंजीन रिंग लगा लीजिए, वी आर गेटिंग बेंजीन रिंग। तो यहाँ बन गया एजो डाई। बट अगर मैं यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल ले रही हूं, तो यहाँ पे हमारे पास HONO लगा के डाइजोनियम सॉल्ट तो बनेंगे, बट वो बहुत अनस्टेबल होंगे, क्योंकि जितने भी हमारे पास डाइजोनियम बनते हैं अगर बेंजीन रिंग के ऊपर बनते हैं तो वो ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे साथ के साथ ये बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ मॉइस्चर भी अगर आ गया तो ये चेंज होके अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये प्राइमरी अमीन है और ये हिंजबर्ग रिएजेंट था जो सेकेंडरी और टर्शरी के लिए यूज करते हैं, तो ए ऑप्शन इसलिए नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है नेचुरल सिल्क। नेचुरल सिल्क हमारे पास पॉलीअमाइड टाइप का पॉलीमर है, तो ऑप्शन नंबर बी आता है। तो ये क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे क्योंकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो इन चीजों की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नाउ विच वन इज फॉलोइंग इज नॉट अ कोपॉलीमर? कोपॉलीमर कौन नहीं है? देखिए, कोपॉलीमर का मतलब होता है जिसमें हम दो पॉलीमर यूज करते हैं। The polymer which is going to be synthesized by the combination of two other things, जिसमें हमारे पास मान लो A मोनोमर है, B मोनोमर है, वो रेक्ट कर रहे हैं और पॉलीमर बना रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कोपॉलीमर। अब हमारे पास टाइप्स दे रखी कि कौन सा नहीं है। पहले तो नॉट को जरूर देख लिया करो, क्योंकि जल्दबाजी में आप नॉट देखते ही नहीं, अपने हिसाब से आंसर लगा देते हैं। हमारे पास पहला ऑप्शन दिया गया है ग्राफ्ट कोपॉलीमर। जो ग्राफ्ट होता है वो क्या है? पहले मैं नॉर्मल समझाऊं, ब्लॉक पॉलीमर। ब्लॉक पॉलीमर में हम जैसे ए मोनोमर है, फिर बी आ गया, ठीक है, फिर ए आ जाएगा, तो इस तरीके से ये चेन चलती रहती है। जैसे ये इसका एक ब्लॉक बन गया, समझ रहे हैं, फिर बी वालों का एक ब्लॉक बन गया, फिर अगले का एक ब्लॉक बन गया। तो दिस ब्लॉक टाइप रीअरेंजमेंट्स आर देयर विच आर रिपीटेड। इसके पैर में एन लिख दो क्योंकि ये रिपीट होती जा रही है। जो ग्राफ्ट को पॉलीमर है उसमें बेसिकली क्या होता है कि मान लो एक मोनोमर की तो मैंने ये लीनियर चेन बना दी। अब हमारे पास दूसरा इसके ऐसे ग्राफ्टिंग में साइड चेन में क्या लगा होगा? दूसरा मोनोमर। तो इस तरीके की पॉलीमराइजेशन को हम क्या बोलते हैं? ग्राफ्ट को पॉलीमराइजेशन। ठीक है, ग्राफ्ट को पॉलीमराइजेशन। रैंडम को पॉलीमराइजेशन जिसमें कोई भी किसी भी जगह पे आ जाएगा, कुछ पक्का पता नहीं है, ए के बाद मान लो 3 बार ये लिख दिया, फिर ए आ गया, फिर ए आ गया, फिर 5 बार बी लिखा गया, तो रैंडम पैटर्न है जो रिपीट नहीं हो रहा। तो हमने कभी भी ये चीज नहीं सुनी क्रॉस को पॉलीमर, ये सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑन द हाइड्रोलिसिस। ऑन द हाइड्रोलिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ओनली ग्लूकोज? ग्लूकोज कौन बनाता है ये ध्यान रखना है। और हाइड्रोलिसिस की टर्म्स में आप सभी को ये पता हो कि अगर ग्लूकोज है तो क्या बनाएगा, अगर हमारे पास माल्टोज है वो क्या बनाएगा। ठीक है, तो सभी शुगर्स का डिफरेंशिएशन पता हो कि अगर पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करने के बाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए विच वन इज द राइट ऑप्शन। तो हम यहाँ पे पहले इसको क्लीन कर देते हैं, फिर बाकी का क्वेश्चन करते हैं कि क्या बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपको समझ आ गई होगी कि आपने क्या करना है। हाइड्रोलिसिस वाले बहुत आते हैं क्वेश्चन, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे सुक्रोज है, ठीक है, सुक्रोज में हमारे पास क्या क्या यूनिट्स होती हैं? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। सुक्रोज में 2 तरह की यूनिट्स होती हैं जो जुड़ती हैं। माल्टोज को अगर पानी में डालते हैं तो माल्टोज में दोनों ही यूनिट मेरे पास क्या निकलेंगी? ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। और अगर मैं नेक्स्ट लेके चलूं ग्लैक्टोज, तो वो एक मोनोसेक्राइड है। तो माल्टोज का पूछ रहा है बेसिकली ये, तो माल्टोज को अगर हम पानी में डालेंगे, ठीक है, हाइड्रोलिसिस को, देखो ये क्या पूछ रहा है कि ऐसा हमें बताइए स्टार्टिंग में कि अगर हम उसको पानी में डालें तो ग्लूकोज दे। देखो सुक्रोज तो देगा नहीं, ये 2 दे रहा है,
लैक्टोज जो मोनोसेक्राइड होता है, ठीक है, लैक्टोज इज अ मोनोसेक्राइड। इसको पानी में डालेंगे भी तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद बचा क्या, ए ऑप्शन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आ रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास ये चीजें ध्यान से सुनिए, एक डाई न्यूक्लियोटाइड है। डाई न्यूक्लियोटाइड है तो उसने ये पूछा कि जो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से, वो किस किस लिंकेज पे जुड़े हुए हैं। ये 2-3 बार पेपर में क्वेश्चन आ गया, तो याद रखिए 5-3 एंड है जिसपे इनकी ज्वाइनिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालने का। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप सभी को ये समझ हो कि आर कॉन्फ़िगरेशन आपने कैसे निकालनी है, ठीक है, उसके बाद आपने एस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालनी है। तो लेट अस सी दिस। तो आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स यहाँ पे आपको सारे पता होने चाहिए। तो लेट अस ड्रॉ, हमने करना कैसे है, यही मॉलिक्यूल दोबारा से बनाइए। सो अब करते हैं इसको सॉल्व कि किस तरीके से हमने इसके रूल्स को लगाना है। जब हमारे पास मॉलिक्यूल आ जाए, कायरल कार्बन ऐसा कार्बन होता है जहां पे चारों ग्रुप्स अलग अलग होते हैं, तो हमारे पास 2 सेंटर्स का पूछ रहा है, ऑब्वियसली जो ब्रिजिंग वाले होंगे वो उन्हीं का पूछेगा। तो देखिए यहाँ पे पहले तो बॉन्ड गिनिए, यहाँ पे कितने, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, ये तो कंप्लीट है। यहाँ 1 2 3, चौथा बचा हुआ है, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देती हूँ, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे निकालते हैं, फिर इसका निकालेंगे। तो दिस इज C1 कार्बन, यहाँ मैं 2 लिख देती हूँ। तो चलिए इसको करिए। जब हम यहाँ से करते हैं तो आप खुद सोचिए कि पहला नंबर हम किसको देंगे, हम देंगे कार्बन जिसके ऊपर ये लिखा, तो मैं 1 नंबर इसको दे लेती हूँ। दूसरा नंबर मैं किसको दूंगी, जो ऊपर लगा, क्योंकि कार्बन के साथ 2 कार्बन इमीडिएटली अटैच है, 2, ये 3rd कार्बन, ये 4th कार्बन। तो अब जब इसको रोटेट करेंगे 1 2 3 4, तो ये मेरे पास एस कॉन्फ़िगरेशन में रोटेट हो रहा है। तो C1 में मेरे पास एस कॉन्फ़िगरेशन आई, क्योंकि जब हम लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेंगे तो दिस इज गोइंग टू गिव एस कॉन्फ़िगरेशन। प्रायोरिटी वाइज हमने नंबर लिखना होता है। अगर हम C2 की बात करें तो वहां पे क्या है, ठीक है, बेसिकली ये C2 नहीं होगा, C4 होगा। तो मैंने आपको समझाने के लिए C2 लिख दिया, ठीक है, यहाँ 4 ही लिख लो क्योंकि ऑप्शन में 4 पूछ रहा है ये। जब 4 पे आते हैं तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन किसको देंगे आप, देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ ये कार्बन है, कार्बन के साथ यहाँ ये अटैच है CO, ये कार्बन है, यहाँ कार्बन अटैच है, ये वाला कार्बन, इसके साथ कार्बन अटैच है। तो नंबर 1 प्रेफरेंस हमारी इस साइड वाले ग्रुप को होगी, उसके बाद नंबर 2 प्रेफरेंस ऊपर वाले को होगी, यहाँ नंबर 3 प्रेफरेंस, नंबर 4 प्रेफरेंस। तो इसको करिए 1 2 3 4। ये भी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, घूम रहा है, तो जिसकी वजह से एस कॉन्फ़िगरेशन आएगी। बट यहाँ पे ये चेक करिए, जब हमने H बनाया वो किस लाइन पे है, H हमारा सॉलिड लाइन पे है जो ऐसा है, तो इसका मतलब H होना कहाँ चाहिए था, यहाँ होना चाहिए। तो जब भी हमारे पास ऐसा ग्रुप दिया गया है जहां हाइड्रोजन लो प्रायोरिटी ग्रुप सॉलिड लाइन पे है, तो वो गलत हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, स्वैप रूल को यूज करते हैं। स्वैप रूल में हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन आई होती है, तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह स्वैप करके आर कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। तो यूजली मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन आई है 1s और 4r आई है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिसको आपने करना है, द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन। सो इट्स ऑप्शन इज इक्विवेलेंट मास। जो रेसिप्रोकल ऑफ हमारा लॉ है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का, तो इट इज गोइंग टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट masses. So next question is, what will be the number of moles of oxygen in 1 liter of air containing 21% of oxygen by volume under standard condition? ये number of moles पूछ रहा है हमारे पास ऑक्सीजन के, जो प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ एयर में, जिसके बीच में 21% ऑक्सीजन है बाय वॉल्यूम। तो हम क्या लिखेंगे, 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है, 1 लीटर ऑफ एयर लिखिए, सपोज 1 लीटर ऑफ एयर, ठीक है, उसके बीच में 21% हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं निकालूं इन एयर, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ परसेंटेज से, 21/100 इंटू 1000। तो मैं बोलूंगी 20210 ml आ गया मेरे पास आंसर। 1 लीटर में एयर कितनी थी, उसके बीच में 21% ऑक्सीजन था। अगर हम वॉल्यूम ऑक्सीजन का निकालना चाहें तो मैंने ml में निकाल लिया।
तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि बाई 400 ml वॉल्यूम, ठीक है, एट एसटीपी इज ऑक्यूपाइड बाय हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल। हमें पता है कि एक मोल जो है ऑक्सीजन का उसमें बाई 400 ml उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है, ये तो हमें पता है। अगर मैं 1 ml की बात कर रही हूँ तो ये एक मोल डिवाइडेड बाई 400, और अगर मैं 210 नंबर ऑफ मोल्स अगर देखूं कि कितने नंबर ऑफ मोल इसके होंगे, तो 1/22400 इंटू 210, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.0093 मोल हमारा आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। दोबारा से सुनिए, इसमें हमारे पास ऑक्सीजन दिया गया है जिसका हमने इन्होंने क्या दिया, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए बोला गया। नंबर ऑफ मोल तो ऑक्सीजन के निकालने हैं, बट साथ में एक चीज मेंशन कर दी कि एयर है, कितने लीटर दी, 1 लीटर, और कहता कि इसमें 21% ऑक्सीजन है। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 लीटर, याद रखिए कि अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लिया तो 1 मोल हमारा 22.4 लीटर के बराबर आता है, ठीक है, 22.4 लीटर के बराबर। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं इसको। सो वी आर गेटिंग द आंसर ए। नेक्स्ट है लाइटेस्ट पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन। ओके, सो दिस इज द थिंग, इलेक्ट्रॉन हमारे पास सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है। तो लिख लीजिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 10⁻31 kg, जो कि 1/1836 होता है मास ऑफ प्रोटीन के, ठीक है, मास ऑफ प्रोटोन के, प्रोटीन नहीं सॉरी प्रोटोन के, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। सो लेट अस डू द सेकंड क्वेश्चन दिस विच इज ऑन द स्लाइड। तो इसको करते हैं 14th क्वेश्चन को। हमें दिया गया है व्हाट विल बी द वेव नंबर ऑफ लाइंस हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 × 10⁻16 साइकिल्स पर सेकेंड। हमें फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, हम लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 5 × 10⁻16 साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है। क्या निकालना है, वेव लाइंस, ठीक है, वेव नंबर निकालना है, ठीक है, वेव नंबर हमारे पास म्यू बार होता है, इसको निकालना है। हमें ये पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो c/लैम्बडा के बराबर है, c/लैम्बडा के बराबर। तो इसको निकालते हैं c/लैम्बडा से। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कितना दिया गया है, 5 × 10⁻16। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज कमिंग लाइक दिस, इतने मीटर हमारे पास आंसर आ गया। ये आई है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हमारे पास आया वेव नंबर, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो गिवन थी। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास सी से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया। तो वेव नंबर 1/लैम्बडा होता है, लैम्बडा जितना निकला उसको डिवाइड कर दें इसके साथ, तो हमारे पास आंसर आया 1/6 10⁹ मीटर -1। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारे पास आया 10/6 10⁸ मीटर -1। तो इट इज 1.66 × 10⁸ मीटर -1। तो है आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, सो नाउ द 15th क्वेश्चन इज which of the following phenomena will not occur when सेम स्पिन रेक्ट। जब हमारे पास सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन आपस में रेक्ट करते हैं तो ये क्या कहना चाहता है कि कौन सा फिनोमेना नहीं होगा। आप लोगों को पता है कि जब भी हमने इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करनी है तो इलेक्ट्रॉन्स आप एक दूसरे के साथ स्पिन में अपोजिट हो तभी ये एक दूसरे के साथ पेयर करके इकट्ठे आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब पेयरिंग नहीं होगी, ओवरलैप नहीं होगा, ना ही बॉन्डिंग होगी। तो ऑप्शन ए और बी दोनों, अगर ओवरलैप नहीं होगा तो बॉन्डिंग कैसे होगी। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सी इज द राइट आंसर। उसके बाद आता है डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट किसका है। देखिए डाइपोल मोमेंट के लिए एक ट्रिक बताती हूँ कि मान लो मेरे पास क्लोरोफॉर्म है CH Cl3, ठीक है। कैसे शुरू करते हैं हम, इस तरीके से शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग CH Cl3, एक क्लोरीन निकाल दीजिए, ठीक है, एक क्लोरीन निकाल के हाइड्रोजन इंक्रीज कर दीजिए CH2Cl2, एक क्लोरीन निकाल दीजिए, ये इंक्रीज कर दीजिए CH3Cl। उसके बाद एक क्लोरीन निकाल दीजिए, ठीक है, हमारे पास बन गया यहाँ CH4। और यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन का इंक्रीज कर रही हूँ मैं, हाइड्रोजन भी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया CCl4। ये हमारे पास 5 स्पीसीज है। याद रखिएगा जब हम
हाइड्रोजन्स का नंबर इंक्रीज करते हैं, क्लोरीन्स का नंबर डिक्रीज करते जाते हैं, तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट ज्यादा आता है। तो 16 का ए आंसर आएगा। जितने हमारे पास क्लोरीन कम होंगे और हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, डाइपोल मोमेंट यहां से बढ़ता जाएगा। इस चीज को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि जितना डाइपोल मोमेंट है हमारा, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कितने क्लोरीन प्रेजेंट है। उस हिसाब से हम इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं। फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल द टेम्परेचर, ये पूछ रहा है कि हमारे पास क्या होना चाहिए। देखो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी तो नेगेटिव होना चाहिए, ये तो श्योर है। सी गलत है, ये भी गलत है। अब बचा ये दो वैल्यू, पॉजिटिव जी हो ही नहीं सकता, काट दो इसको। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट बचा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मिलते हैं बाकी क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो कमेंट करना और आंसर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बहुत सारा प्यार देके जाना। तो बाय बाय एवरीवन।